हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आप सबकी दोस्त अभिलाषा राज को स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पहले यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो अब तैयार होगी हमारी जीत की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह के बज जो है 10 बजे करते हैं हम यूपी पुलिस री एग्जाम घटना चक्र का जो हमने सीरीज चलाई है पी वाई की, वो हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 7वें नंबर का सेट पेपर है। इस 7वें नंबर के सेट पेपर में हम 19 तारीख 12 महीने 2020 को सेकंड पाली में यूपी पुलिस जेयर बार्डर घुड़सवार और फायरमैन में जो एग्जाम हुआ था वही प्रैक्टिस सेट हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये सेट नंबर आपका 7वें नंबर का है, मतलब अगर हम क्रम से लगाएं तो 7वें नंबर का है। आज आपका थंबनेल नहीं बन पाया है तो आप ये मत सोचना कि आपकी क्लास 6वीं चल क्लास चल रही है, 7वें नंबर की क्लास है, क्योंकि जो थंबनेल बनाते सर वो गए थे कहीं बाहर, तो इस वजह से थंबनेल नहीं बना पाए हैं। तो आप ये मत सोचना कि क्लास रिपीट हो गई है, क्लास हमारी 7वें नंबर की है। थंबनेल आपका अपडेट कर दिया जाएगा कि आपको क्लास करनी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका उत्तर करना है। सामान्य हिंदी करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी, तब आप इसके बाद इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था। सन 1987-88 में, सन 1989 में या 90 में, 1991-92 में, क्या 1993-94 में। तो त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी साहित्य अकादमी का सलाहकार जो सम्मान है वो कब प्रदान किया गया था, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, सन 1989 और 90 में क्या है ये अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सेकंड क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, यानी कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 210 है वह किसके लिए है, वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, या राज्य की राज्यसभा या राज्य भाषाओं के बारे में, या संघ की राजभाषा के बारे में दिया गया है। इनके आर्टिकल 210 का संबंध संविधान में किस चीज के लिए वर्णित है, वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में आर्टिकल 210 को वर्णित किया गया भारतीय संविधान में। आई होप आप सभी ने यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो सेंटेंस आपको दिए हैं ऑप्शन में, इनमें किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है वही आपको बताना है। मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, यानी कि इसमें किसमें अकर्मक क्रिया है। मैं सोता हूँ, इसमें आप क्या से प्रश्न करेंगे। मैं क्या सोता हूँ, तो क्या सोता हूँ मतलब पता नहीं क्या सोता है, तो आप इसमें नहीं लगा पा रहे, पहला ही आपका गलत हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है यही क्या है अकर्मक क्रिया, क्योंकि आपने इसमें क्रिया का पता नहीं चल रहा है, यानी कर्म का पता नहीं चल रहा है। मैं पाता हूँ, क्या पाता हूँ, कुछ ना कुछ पाता ही होगा। उसने पीटा, क्या पीटा, कुछ ना कुछ पीटा ही होगा। उसने खाई, यानी कुछ ना कुछ तो खाया होगा, चाहे कुछ भी खाया हो खाया होगा। लेकिन मैं सोता हूँ, क्या सोता हूँ, कैसे सोता हूँ, कुछ हमको पता नहीं चल रहा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। इस प्रकार आप वाक्य में क्या का प्रयोग करके आप कर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। यही कर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल भी किया होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, यानी कि माँ की बहन को क्या कहते हैं, उस संबंध को बताने वाले के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। चाची बोलेंगे, मौसी बोलेंगे, दादी बोलेंगे, नानी बोलेंगे। तो माँ की बहन को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके लिए फिर से रसगुल्ला क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे दीदी ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। माँ की बहन को मौसी बोलते हैं, जो पापा के छोटे भाई की जो वाइफ होती है उनको चाची बोलते हैं, दादाजी की वाइफ को दादी बोलते हैं, और नाना जी की जो हमारी मम्मी की जो मम्मी होती है उनको नानी बोलते हैं। तो ये सब रिश्ते तो आप सभी बहुत अच्छे जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा होगा, यानी कि रस से भरा ये जो है आपको समाज विग्रह दिया गया है, तो इस समाज विग्रह का आपको समासिक पद बताना है। तो इनमें से कौन सा बनेगा, रसीला, रसायन, रसपूरा या रस भरा। तो रस से भरे के लिए आप समासिक पद बताएंगे, कौन सा बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब देंगे रस से भरा, यानी कि रस भरा ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। ये भी आपके लिए क्या है, एकदम क्या है, हलवा क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है
कि निम्नलिखित में से समुदायक वाचक विशेषण कौन सा है, यानी कि जो समुदाय को इंडिकेट करता है वो आपको विशेषण बताना है। प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। तो समुदाय को बताने वाला विशेषण निम्नलिखित में शब्द कौन सा है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा चारों, यानी कि चारों के चार कहते हैं ना, चारों दिशाओं में फैल गया, चारों ओर से पब्लिक आ गई, चारों ओर आपने भीड़ ही भीड़ देखी, तो मतलब क्या है, चारों जो है एक समुदाय वाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर के डी आप सभी के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया भी होगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर की गई बात या उक्ति को वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए, यानी कि कोई अगर बात को हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसको उस कही गई उक्ति को या उस कहे गए कथन को वाक्यांश के लिए अगर हम एक सार्थक शब्द चुने तो आप क्या कहेंगे, उसको भूमिका कहेंगे, प्रत्यय बोलेंगे, प्रत्यव्य बोलेंगे, या अवैतनिक बोलेंगे, या अतिशयोक्ति बोलेंगे। तो आप बताएंगे किसी भी बात को या किसी भी उक्ति को बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर के डी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कहेंगे ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो मतलब कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, सारी की सारी लंका भी जल गई, और सब निशाचर भी भाग गए। ये तो भाई बड़े अतिशयोक्ति होगी, बिना आग के लंका कैसे जल जाएगी। तो ये कथन जो होता है ये अतिशयोक्ति में होता है, मतलब किसी बात को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, यानी कि राणा ने देखा उस पार तब तक चेतक था उस पार, यानी कि राणा की पुतली जैसे इधर घूमी तो चेतक ने क्या है, वो जो खाई थी वो उसको एकदम पल भर में उसको पार कर दिया। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर किसी को कहना, इसको आप अतिशयोक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर बन जाएगा। भूमि का मतलब होता है कि जब मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको शुरू क्लास करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि भूमि का जमाना नहीं, किसी चीज का क्या है बेस तैयार करने के लिए इसको बोलते हैं भूमि का तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका आंसर करना है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए वही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है क्या, निशान है, पताका है, चिन्ह है, ध्वज है। तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है वही आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है, इसको तो आप जल्दी से खा जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर बनेगा, तिरंगा क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय तिरंगे को भारत के संविधान में कब एडॉप्ट किया गया था, तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 को ही क्या है, भारत ने क्या है अपना राष्ट्रीय तिरंगा को एडॉप्ट कर लिया था। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि 22 जुलाई 1947 को भारत संविधान में भारतीय तिरंगों को एडॉप्ट कर लिया गया था, यानी कि इसको समाप्त यानी कि इसको में क्या है संभाल लिया गया था कि हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा होगा ये होगा। उसको 22 जुलाई 1947 में उसको एडॉप्ट किया गया था। तो आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जीके जीएस में पॉलिटी के आपसे पूछ सकता है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि सन 1968 में साहित्य पुरस्कार को राष्ट्रीय साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि आपको बताना है कि 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वही आपको बताना है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत, या आप बताएंगे हिरानंद बादशाह आज्ञा जी। तो 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो क्वेश्चन नंबर 19 9 का जो राइट आंसर बनेगा आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा मतलब किस कृति के लिए दिया गया था, तो आप बताएंगे चितंबरा के लिए क्या है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और उनकी ये एक बहुत ही फेमस रचना थी, तो इसलिए क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 1968 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं अभी 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 क्या है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये आपको पता होगा, जो एक गुलजार है इनको इनको मिला है, और जो एक महात्मा जी हैं उनको क्या बोलते हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया गया, यानी कि दो दो व्यक्ति को एक साथ ये पुरस्कार दिया गया है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी वितरण कर दिया गया है। आपको पता होगा 56वां आपको नीलमणि फुकन जी को मिला था, और 57 का आपको दामोदर मोदी जी को मिला था, ये भी आपको पता होगा। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और ये दो व्यक्ति को दिया गया है। आप सभी ने इसको करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। तो यानी कि पहले आपको सामने गद्यांश आया है, उस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद तभी आप अपने क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। और जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 10 से लेकर 14 तक दिए गए, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन प्रत्येक गद्यांश से आपको मिलेंगे।
अब वो आपको गद्यांश से ही मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं क्या है इसके गद्यांश को पढ़ूंगी, आपको भी पढ़ना है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ जैसे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। कि भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्रकृति है अथवा सुविधा अनुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के आदानतन आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया है और अर्नाल्ड और लॉन्सलॉट ने इसे इसी रूप में लिया है। हर्डर 1972, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रीम 1990 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रीम का सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा है कि व्याकरण लिंग आगे चलते हैं से पहले ही वह वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन ने कहा था कि आरोपीय भाषा में ए ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। ब्रुगमैन का सिद्धांत को थोर ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो मतलब यह का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। व्याकरण संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण करने के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है। अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होता है। यदि ऐसा होता है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग में होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान का संबंध और रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आगे चलेंगे तो ये आपका गद्यांश था। इस गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना था। थोड़ा अटपटा सा गद्यांश है क्योंकि ये हमारे नॉर्मल ना तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से संबंधित ना ही किसी पर आधारित मतलब ये रचना है, बहुत ही अलग सा है। ये भारोपीय भाषा पर आपको लिंग के निर्धारण कर इसको बनाया गया है कि कैसे कैसे करते थे। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका गद्यांश से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि निम्न में से कौन सी कल्पना मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? हर्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम या अर्नाल्ड? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर बनेगा अर्नाल्ड लिखा है इसको भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं माना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो गद्यांश से संबंधित है। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे आरंभ हुई है? पाणिनि से, अरस्तु से, ब्रुगमैन से या ब्लूमफील्ड से? तो क्वेश्चन नंबर 11 को जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता होगा ये पाणिनि से 17वीं शताब्दी से यह शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जो राइट आंसर बनेगा पाणिनि, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषा के संदर्भ में यह मानता है कि ए ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? ब्रुगमैन, हम्बोल्ट, अडिंगलंग या आप बताएंगे अरस्तु? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर बनेगा ब्रुगमैन क्या है, ए ई को मूलतः रूप से जो प्रत्यय हैं स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर के हमारा ई क्या है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग के प्रयोग को यादृच्छिक मानता है, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार से मानता है? रोर्थ मानते हैं, ब्रुगमैन मानते हैं, हर्डर मानते हैं, ब्लूमफील्ड मानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ब्लूमफील्ड। क्या है विद्वान जो है जो लिंग के जो है भाषा में जो लिंग का प्रयोग करते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार से मानते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ब्लूमफील्ड। आगे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन आपका गद्यांश संबंधित है कि संस्कृत में व्याकरण के लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? शब्द है, अर्थ है, भाषीय जरूरत है या लैंगिक असुषमता है? आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 का राइट आंसर बनेगा कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर बन जाएगा कि संस्कृत में जो हम व्याकरण का लिंग निर्धारण करते हैं उसका मुख्य बेसमेंट क्या है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि अर्थ के आधार पर क्या है आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये थे आपके गद्यांश संबंधित 5 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपके गद्यांश से ही मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बनाकर ले जाएंगे। तो ये थे हमारे गद्यांश संबंधित 5 सवाल।
मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आप सबके सामने है कि नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक थे, यानी कि नंददास के द्वारा लिखी गई आपको रचना को बताना है। भाव विलास है, ललित लालाम है, रस मंजरी है कि छत्रसाल शतक है। तो नंददास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा रस मंजरी क्या है, नंददास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं नंददास कौन से थे, तो आप बताएंगे नंददास जो है वो अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। नंददास भक्ति काल के कवि थे और उनको ये भक्ति किसी करते थे, ये श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। अगर आपसे मैं पूछूं कि इनकी कौन कौन सी और रचनाएं हैं, तो आप बताएंगे रस मंजरी, सुदामाचरित, भ्रमर गीत, सिद्धांत पंचधायिका आदि क्या है इनकी बहुत फेमस फेमस रचनाएं हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, जो भी मैंने बोला है वो आपके अपनी बुक में ध्यान से पढ़ करके नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द का समास विग्रह सही रूप से होगा। माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, क्या माल और गोदाम। तो माल गोदाम शब्द दिया है, आपको उसका समास विग्रह करके बताना है। तो कौन सा समास विग्रह कौन सा सही बनेगा, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, माल के लिए गोदाम, ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको शब्द दिया था, उसका आपको समास विग्रह बताना था। पहले जो क्वेश्चन आया था वहाँ समास विग्रह दिया था, उस समास विग्रह के लिए आपको एक शब्द बताना था। तो इस प्रकार से घुमा फिरा कर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर प्रकार से क्या है आपको क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि दिए गए शब्दों के लिए अनावश्यक जो आप अनावश्यक प्रसव को हटाकर सही वाक्य बताना है कि पैर छत से नीचे को गिर पड़ा। तो आपको ये जो शब्द दिया है इसमें जो अनावश्यक जो प्रसव चिन्ह लगे हैं उसको हटाकर आपको सही शब्द को बताना है। तो वो सही शब्द क्या होगा वही आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक आपके सामने है कि वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, या वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो आप बताएंगे कौन सा ऐसा प्रसव चिन्ह है जो आप उसको हटा दें और आपका वाक्य सही हो जाए। तो आप बताएंगे दीदी वह छत से नीचे को गिर पड़ा, तो को नहीं आएगा। अगर हम को हटा देते हैं तो आप उसको वाक्य को पढ़ के देखेंगे कि वह छत से नीचे गिर पड़ा, यानी कि ये शब्द आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। 17 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से किया भी होगा। आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जो आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है सही मिलान करने वाला। यहाँ पर आपको दी हुई है लोकोक्तियाँ और लोकोक्तियों का जो अर्थ बताने वाले विकल्प दिए हैं वो आपको सही मैचिंग करने हैं। तो एक तरफ दी है लोकोक्तियाँ, उन लोकोक्तियों के अर्थ क्या होंगे वही आपके सामने है, यानी कि एक को आपको फिर से मिलान करना है। पंचों का कहा सिर माथे, हमारी बिल्ली हमें को म्याऊं, सहज पके सो मीठा होए, बीती ताही बसरे दे, आगे की सुधी ले। तो ये तो हो गया आपकी लोकोक्तियाँ, इनका अर्थ क्या होगा वही आपको बताना है। तो पंचों का कहा सिर माथे होना, यानी फैसला मानना, बातें बीती बातें भूलकर भविष्य में सोचना, समय पर ही काम को पूरा होता है, और सहायता करने वाले सब पर रोब जमाना। तो आप बताएंगे पंचों का जो कहा सिर माथे होना, इसका जो लोकोक्ति बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो आप बताएंगे फैसला मानना, यानी कि पहले का जो मिलेगा वो पहले से मिलेगा, तो पहले का मिलन हम पहले से कर देते हैं। हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं, तो बताएंगे सहायता करने वाले का रोप जमाना। तो दो का किससे मिल जाएगा, आप बताएंगे दो का मिलेगा डी से। तो चलिए डी पे चलते हैं। तो दो का मिला देंगे आप चार से। सहज पक्के सो मीठा होए, यानी कि बातें बीती बातें भुलाकर भविष्य में सोचना, ये समय पर भी काम को पूरा होता है। तो क्वेश्चन जो तीन का मिलान होगा वो किससे होगा, तो आप बताएंगे सहज पक्के सो मीठा हुए, समय पर ही काम पूरा होता है, ऑप्शन नंबर के मिल जाएगा सी से। तो तीन का बन जाएगा तीन। आप बताएंगे चार का बीती, तो इसका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि बी से मैच करेगा तो इसका मिल जाएगा दो से। यानी कि 14 32 जिसमें आपको दिख रहा है वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 32 कहाँ पर आपको दिख रहा है जल्दी से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही मैच हो रहा है। तो बताएंगे कौन सा आपको मैच कर रहा है, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर के डी। यहाँ पर क्या है गलत मैच हो रहा है, तो आपका मैचिंग वैसे ये सही है लेकिन ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, तो आप इससे मिला लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही है, इसमें ऑप्शन क्या है गलत है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर।
क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। लोकोक्ति और उनके अर्थ को पहचान कर उनके विकल्प को पहचानेगा। फिर से आपको लोकोक्ति का अर्थ पहचानना है और फिर से क्या है, आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन एक तरफ दिया है, आपको कुछ रचनाएं दी हैं और वो उनके मतलब लोकोक्ति ही हैं, तो वो लोकोक्ति किस संबंध में वही आपको बताना है। ए को बी से मिलान करना है। गंगा गाय गंगादास, जमुना गाय जमुनादास, सियानी बिल्ली खंबा नोचे, का बरखा जब कृषि सुखाने, तो ये पाप पसारिये जेते लंबी सैर, तेते पाप पसारिये जेती लंबी सैर। तो ये है लोकोक्ति, उनके अर्थ आपको बताने हैं। तो गंगा गाय गंगादास, जमुना गाय जमुनादास, अपनी सफलता पर खींचना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, आय के अनुसार खर्च करना, समय के बाद सहायता मिलना। तो गंगा गाय गंगादास, जमुना गाय जमुनादास, इसका हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति से कोई सिद्धांत नहीं होता है, अवसर का लाभ उठाने वाला को सिद्धांतहीन व्यक्ति कहते हैं। तो पहले का मिलन किससे हो जाएगा, बी से, तो आप बी देख लीजिएगा पहले का बी कहाँ पर मिल रहा है। तो आप बताएंगे दीदी हमारा तो ऑप्शन नंबर सी पहले से ही मेरा काम खत्म हो गया है। पहले का तो पहले का बी हो गया, खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोचे, यानी कि अपनी असफलता पर खींचना, तो बी का बन जाएगा ए। तो दो का बन जाएगा ए, दो का ए भी इसमें मिल रहा है। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी कि सहायता, समय समय के बाद अगर सहायता मिलती है तो कोई फायदा नहीं होता। तो तीन का मिलन होगा डी से, डी हो जाएगा, तो डी का है। और चार का हो जाएगा क्या, यानी कि आय के अनुसार खर्च करना, तो चार का बन जाएगा सी। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन आप सभी को मिल गए हैं। तो बी ए डी सी आपका ये सही मिलान बनेगा। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1981 में, 1952 में या 1960 में? तो 20 का जो राइट आंसर बनेगा वो आप बताएंगे। सन 1960 में क्या है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना बहुत ही मामूली बात है। तो आप सभी क्या है, इनको नोट डाउन करते चलेंगे और एग्जाम से 2 दिन पहले इनको रिविजन कर दीजिएगा। और अगर सवाल बनना होगा तो वहीं से बन जाएगा, नहीं तो आपको याद का ही सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर से सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो सही वाक्य आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर बनेगा, वह देर तक सोकर उठता है। ऑप्शन नंबर के सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। एक ही शब्द को अगर 4 प्रकार से दे दे तो उस शब्द का सही प्रकार से पहचानना बहुत इजी हो जाता है। अगर 4 उस ऑप्शन में 4 प्रकार के सब वाक्य दे तब क्वेश्चन को सही गलत में पकड़ना तो टफ बैठता है। लेकिन अगर एक ही प्रकार का चारों क्वेश्चन में डाल दे तो आप क्या है, क्वेश्चन को पकड़ने में जल्दी आप उसको पकड़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन में गलती होने की कम चांसेस होते हैं। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है? डिबिया है, हीरा है, प्याला है, समाचार है। तो बहुवचन शब्द आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा समाचार। समाचार क्या एक बहुवचन शब्द है। डिबिया हो सकती है, हीरा एक हो सकता है, प्याला एक हो सकता है, लेकिन समाचार क्या है, बहुत सारे समाचार होते हैं। समाचार क्या एक बहुवचन शब्द है। ऑप्शन नंबर के डी आपको क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपका माइंड का टेस्ट लेती हूँ। जितने बच्चे लोग क्लास यहाँ तक क्लास देखेंगे तो उन सभी को यह एक मेरी तरफ से चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्या है, ये 3 खाने बने हुए हैं और आपको क्या है, इन 3 खानों के अंदर क्या है, आपको समाचार शब्द लिखना है। एक ही खाने में एक ही शब्द आना चाहिए, चाहे वो मात्रा के साथ आ जाए चाहे मतलब वैसे आ जाए। आप मात्रा का यूज कर सकते हैं लेकिन आपको एक ही खाने में एक ही शब्द आना चाहिए। यानी कि आप एक खाने में बहुत सारे शब्द लिख लें। तो आपको 3 खाने दिए हैं, ये आपका टेस्ट है। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो आप क्या ऑप्शन में बता सकते हैं। जो भी कमेंट को अच्छे से बताएगा मैं उसका नाम, जब कल हमारी क्लास होगी यानी कि शाम की अगर हमारी 6 बजे वाली क्लास होगी तो मैं आपको क्या उस व्यक्ति का या बच्चे का नाम बताऊंगी कि किसने राइट आंसर दिया था। तो 3 खाने दिए हैं, समाचार को इसमें लिखना है। एक खाने में एक ही मात्रा सहित शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक खाने में एक से ज्यादा अक्षर नहीं आना चाहिए। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लौंग। लौंग का लश्करा विभूति लौंग का लश्करा, ये आपने गाना सुना होगा। तो लौंग क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नमक डाल दिया, भात खा लिया, पनीर बन गया। इस प्रकार से क्या है, आप क्या है बाकी प्रयोग में करके देख सकते हैं। तो बाकी प्रयोग में अगर आप करके देखेंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानना बहुत इजी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पहचानने के लिए वाक्य प्रयोग करना। गिलहरी बहुत सुंदर है, कोयल बहुत मीठा गाती है, खटमल
काटता है, मक्खी उड़ती है। तो पुल्लिंग आपको शब्द बताना है, तो खटमल काटता है ना कि काटती है। तो ऑप्शन नंबर के सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। क्या दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया? या ऑप्शन नंबर डी है दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। तो सही वाक्य को आपको पहचानना है। एक ही वाक्य को 4 प्रकार से लिखा है। कौन सा वाक्य आपको सही दिखाई दे रहा है, वही क्वेश्चन नंबर 26 का करेंगे सही आंसर। तो आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बैठ रहा है। तो मैं कहूंगी हाँ, ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सही है। दुश्मन ने गोलों और तोपों से क्या है, आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है कि रानी केत की कहानी के लेखक कौन है। अगर आप मेरे साथ घटना चक्र की जब मैंने टॉप सीरीज चलाई थी तो वहां पर रानी केतकी की कहानी के लेखक मैंने आपको बताए थे। तो आप सभी ने वहां पर इस सवाल को देखा होगा। राम प्रसाद निरंजन जी, सैयद इंसा अल्लाह खां जी, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र जी। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन थे? जल्दी से दीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी सैयद इंसा अल्लाह खां क्या है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 28 आप इनके सामने है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता हो, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता हो उसको क्या कहते हैं? कर्म बोलते हैं, करण बोलते हैं, संप्रदान बोलते हैं, कर्म कर्म बोलते हैं। कर्ता ने करण के द्वारा, ये ऐसे पढ़ाते हैं ना कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कर्ता कोई काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारण। कहते हैं ना राम ने तीर से रावण को मारा, तो राम क्या है, वो कर्ता हो गया। इस प्रकार से क्या है, राम के द्वारा तीर चलाया गया जिससे क्या है रावण मर गया। तो इसी प्रकार से क्या है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, के द्वारा, जिसके द्वारा, अरे ना के द्वारा, तो राम ने रावण को किससे मारा? तीर के द्वारा मारा। ऑप्शन नंबर के भी करण, ये करण कारक में क्या, करण पृथक में क्या है, के द्वारा पृथक का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप इससे अपना आंसर लगा सकते हैं। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द को चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदी जलेबियां, साड़ियां, एक छाता या बहुत कुछ। तो माँ ने बाजार से क्या खरीदा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बन जाएगा। जल्दी से देंगे इस सवाल का जवाब, क्योंकि मैं कर रही हूँ आपके सवाल का इंतजार। मुझे यकीन है कि आप इस सवाल को बहुत अच्छे से करके लेके आएंगे। देखिए, माँ ने बाजार से जलेबियां, साड़ियां, बहुत कुछ खरीदे। इस प्रकार के बहुवचन के तीनों शब्द सही हैं। हालांकि जो ये एग्जाम हुआ था इसमें प्रश्न में विकल्पात्मक त्रुटि मानते हुए मूल्यांकन से इसको बाहर रखा गया था, क्योंकि माँ बाजार से जलेबियां भी खरीद सकती हैं, साड़ियां भी खरीद सकती हैं, एक छाता भी खरीदे, क्योंकि ये क्या है, सभी बहुवचन वाली चीज और बहुत सी कुछ भी चीजें खरीदी है। क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन फिट हो रहे थे, इसी वजह से क्या है, इस क्वेश्चन को मतलब नंबरिंग से अलग कर दिया गया था। तो क्या है, आपकी 150 क्वेश्चन में से ना नंबर आकर के सिर्फ आपको 149 क्वेश्चन में से क्या आपकी मेरिट बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ कर दिया गया था। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सन 1903 में, 1905 में, 1901 में, क्या 2007 में? तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की भी सन 1905 में क्या है, 2005 में वीर कुंवर नारायण को क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर की भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2005 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनोज, अनंग, मनमथ या निलय। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, कि निलय क्या है, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मैं पूछूंगी कि निलय किसका है, तो आप बताएंगे घर, गृह, सदन का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मकान, सदन, निकेतन, निवास क्या है, घर के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन मनमत, मनोज, सर, मार्ग, करदप, अनंग, मनसिज, रतिपति, मदन क्या है, कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर बनेगा डी, निलय, ये है घर का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने है कि हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार की राशि कितनी है? तो हिंदी सलाहकार पुरस्कार दिया जाता है, उसको उसमें जो सम्मान में जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या 5 लाख।
तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर बनेगा आप बताएंगे 5 लाख की राशि वितरण की जाती है हिंदी सलाहकार पुरस्कार में। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए कुछ लेखक क्वेश्चन नंबर 33 दिया था उसमें क्वेश्चन तो ना सबसे लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने क्या किया उससे संबंधित जितनी भी रचनाएं थी उसका मैंने यहाँ पर क्या है स्क्रीनशॉट आप सभी के सामने लगा दिया है कि नरोत्तम दास के द्वारा कौन सा रचना की गई है, तो आप बताएंगे सुदामा चरित, तुलसीदास के द्वारा जानकी मंगल, रामचरित मानस, विनय पत्रिका, दोहा बलि, कविता बलि, नंददास के द्वारा रुक्मणी मंगल और हृदय राम के द्वारा क्या है हनुमान नाटक लिखा गया है। तो ये कुछ लेखक थे ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आने के लिए फुल प्रूफ एकदम सॉलिड क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजन ने की थी, विठलनाथ ने की थी, सूरदास ने की थी, कि वल्लभाचार्य ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के द्वारा क्या है पुष्टि मार्ग की जो एक भक्ति संप्रदाय था उसकी स्थापना की गई थी। और पुष्टि मार्ग में आपको पता होगा 8 कवि थे जिसको क्या आप अष्टछाप भी कह सकते हैं। तो पुष्टि मार्ग आए, अष्टछाप आए, दोनों की जो संप्रदाय था इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम ही विठलनाथ था। तो 4 जो इसमें कवि थे यानी कि रचनाकार थे, तो 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य क्या थे किसके? विठलनाथ के थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पिता और पुत्र के कितने कितने इसमें शिष्य थे, तो हम बताएंगे 4 थे। वल्लभाचार्य के पुत्र ही कौन है? विठलनाथ है। तो ये सभी क्वेश्चन भी ऐसे एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ सकता है। और अष्टाछाप कोई क्या है? पुष्टि मार्ग कह देते हैं। और पुष्टि मार्ग का जहाज जहाज किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सूरदास को क्या है पुष्टि मार्ग का अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण विशेषण गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बातें, मानो अनाज, गोल आंखें के गुलाबी रंग। तो कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है वो ये आपको बताना है। बातें कैसी हैं? सच्ची है। मनो अनाज, आंखें कैसी हैं? गोल है। रंग कैसा है? गुलाबी है। तो ये क्या है? तो आपको पता चल गया जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही नहीं बैठ रहा है कि रंग की विशेषता कैसी है कि गुलाबी है, आंखें कैसी हैं? गोल है, ये विशेषता बता रहा है, और बातें कैसी? सच्ची बता रहा है। लेकिन अनाज मनो ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, मतलब कि आउट ऑफ हमको लग रहा है कि ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मैच करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर की बी, मानो अनाज क्या है ये सही नहीं होगा। मनो का मतलब होता है ये परिणाम वाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 36वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द भरना है। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ ना कुछ करके ही दिखाते हैं। सामान रख के, पैसा रख के, हाथ धरे या पैर रखे। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी ये सही बैठ रहा है। एक प्रकार से आपको बाकी अगर जनरल लाइफ में अगर आप यूज करते हैं तभी में आप इसका क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर की बी क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 37 आप सबके सामने है। कोई आया है निम्नलिखित में से सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह का, पुरुषवाचक का, निजवाचक का या अनिश्चित वाचक का? कोई आया है तो आप बताएंगे इसको अनिश्चित वाचक सर्वनाम का भेद नहीं करेंगे, तो कोई आया है आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन आया है, इसके लिए आप क्या है अनिश्चित वाचक सर्वनाम का ही प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। तो ये था हमारा आज का सेट नंबर 7। लेकिन हमारा जो है थंबनेल नहीं बन पाया था क्योंकि जो हमारे थंबनेल सर बनाते हैं वो गए थे किसी काम से बाहर। तो वो थंबनेल आपका जैसे ही बनाकर हमको भेजते हैं तभी हम आपका थंबनेल अपडेट कर देंगे। लेकिन फिलहाल क्लास को अच्छे से बनाने के लिए मैंने कल का थंबनेल जो सेट नंबर 6 का था वही यूज कर लिया। तो आप ये मत सोचेगा कि मैडम ने थंबनेल पुराना लगाया है। तो आपका ये जो सेट पेपर था जो पीवाई क्यू था ये 19 तारीख 2020 को जो फर्स्ट सेकंड पाली में यूपी पुलिस जेल वार्डर और घुड़ सवार फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था उसका क्या था ये पीवाई क्यू था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस टेस्ट को बहुत काफ़ी से इंजॉय भी किया होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको टेस्ट को लगाया भी होगा। तो सभी को अपने अच्छे से मार्क्स भी पता चल गए होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।